कि नहीं बताओ। जी हो गया। अरे हो ही गया आपको नहीं वहाँ भी एक लड़का लड़की है। अभी नहीं है ये लड़का एक ओपन मेरे भाषा कर रही है। अरे यार तुम्हारे हिसाब से बोलना हमारे हिसाब से होगी जो होना वही फांसी की बात कंप्लीट परिवार होता है यार। देखिए बेटा आज हमारी एसटीएम 31 चालू होने जा रही है। जय हिंद। सभी लोग स्टडी करते रहिए अच्छे से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की स्टडी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अनुप्रस्थ तरंगें बन सकती हैं, ट्रांसवर्स वेव कहां बनती है। ये क्वेश्चन हम करवा भी चुके हैं पिछली एसटी में। अगर अब आप इसको गलत कर रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको दिक्कत है और हम ग्रुप में एसटी जो है वो सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। ग्रुप में जो एसटी है वो अभी सेंड कर दी जाएगी, तो आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक। और एसटी पीडीएफ भी ऐप में अपलोड होगी। अनुप्रस्थ तरंगें बन सकती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगें कहां बनती हैं। ट्रांसवर्स वेव हमेशा बनती है जहां पर रिजिडिटी होती है, सॉलिड होता है। ट्रांसवर्स वेव हमेशा वहां पर बनती है जहां रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी होती है वहां पर बनती है ट्रांसवर्स वेव, जहां द्रवता होती है, द्रवता। और द्रवता होती है या तो सॉलिड में या जल के ऊपरी सतह पर, जल की ऊपरी सतह पर होती है या सॉलिड में होती है, ओके। या तो ठोस में होती है। अब तो यहां से ठोस है जल की ऊपरी सतह का आंसर हो गया ओनली इन द एट द सरफेस ऑफ वाटर, गलत हो गया। ओनली इन सॉलिड एट द सरफेस ऑफ वाटर, ये सही हुआ चौथा। अगला समान द्रव्यमान परंतु भिन्न घनत्व। देखिए सेम मास, इसका इंग्लिश वर्जन में भेजा था लेकिन उन्होंने लगाया नहीं है शायद, तो हम लिख दे रहे हैं सेम मास एंड डेंसिटी d1 d2। सेम मास है और डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 के टू लिक्विड जो है कि टू लिक्विड जो मिक्स करने पर मिक्स किए जाते हैं तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगी। मतलब हमने लिक्विड मिक्स किए हैं सेम मास वाले और ρ1 ρ2 वाले, तो याद रखिएगा कभी सेम मास लिख के आ जाए समान द्रव्यमान तो रो ऑफ मिक्सचर जो हमेशा होगा, अगर मास सेम आ गया तो आंसर होगा 2 ρ1 ρ2 बटे ρ1 प्लस ρ2। याद रखिएगा मास सेम होगा तो यह आंसर होगा 2 ρ1 ρ2। यहां पे ऑप्शन भी नहीं लिखे ए बी सी डी, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये आप बढ़ा लो, सी आर नंबर होगा रो बराबर 2 ρ1 ρ2 प्लस रो अपॉन ρ1 प्लस ρ2, ये आंसर होगा। और एक ऐसा नन ऑफ दीस करके बढ़ा लो, इसका आंसर ये वाला क्वेश्चन हमें लग रहा है ठीक से हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वही है भैया, ये तीसरा क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन दूसरा वाला ही है। ये ऑप्शन देखिए साथ साथ लिखे हुए वही है, उसी का इंग्लिश वर्जन है। यहाँ पे देखिए ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन का ही इंग्लिश वर्जन है। ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मतलब सेकंड क्वेश्चन का ही इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है। टू लिक्विड्स ऑफ सेम मास बट डेंसिटी ρ1 ρ2 मिक्स डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, तो 2 ρ1 ρ2 ρ1 प्लस ρ2, ये आंसर हो गया 80 नंबर। अगला देखिए परम शून्य ताप का ताप है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है बताइए। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में बात की जा रही है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है, जीरो केल्विन वाला जो है वो ताप है जिस पर देखो हम बता दे रहे हैं उसका तो आप जीरो केल्विन होता है पहले वैल्यू या -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये कह लो, या फिर ये कह लो कि आणविक गति रुक जाती है, आणविक गति रुक जाती है, जीरो बियार जीरो हो जाती है, वॉल्यूम जीरो हो जाता है, गैस का वॉल्यूम शून्य हो जाता है। अब क्या है, पदार्थ की उपस्थिति समाप्त हो जाती है, मैटर सीजेस टू एग्जिस्ट, ये ठीक है। बर्फ पिघलती है, पानी जम जाता है, आइस मेल्ट्स एंड वाटर फ्रीजेस, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस बिकम्स जीरो, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस बिकम जीरो, नन ऑफ दीस। तो यहां पर सी नंबर हमारा आंसर होगा कि गैस का दाब और आयतन शून्य हो जाता है, ये नंबर सी हो जाएगा।
लेकिन ना पदार्थ रहेगा, पदार्थ तो उपस्थित रहेगा, सीज कर जाएगा, आगे गति रुक जाएगी, वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, पदार्थ नहीं खत्म होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एक जलप्रपात 84 मीटर ऊंचा है, मतलब झरना 84 मीटर ऊंचा है, गिरने वाले जल की स्थिति ऊर्जा का आधा भाग ऊष्मा में परिवर्तित होता है। तो जब झरना गिर रहा है, झरना गिर रहा है, ये जब गिरेगा तो इसकी ऊर्जा mgh होगी, इसका 50% ऊष्मा हीट में कन्वर्ट हुआ है। mgh का 1/t, mgh गुणे 1/2 बराबर हीट, हीट होगा ms डेल्टा t। अब इसको कन्वर्ट करना है 84 मीटर ऊंचा। अब m तुम काटोगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें पानी की विशिष्ट ऊष्मा जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में रखोगे तब काटेगा, 1 रखने से नहीं कटेगा, जूल पर किलोग्राम में रखने से m किलोग्राम हो जाता है अपने यहाँ। और डेल्टा टी निकालना है, यहाँ m आपका यही रहेगा, g का मान 9.8 ले लेगा, h हो गया 84 गुणे 1/2। अब m से m घट गया, 2 से इसको काटा 42 हो गया। ठीक है, पॉइंट हटाया, यहां से एक जीरो बढ़ाया, 42 से 42 कट गया। अब 1000 से डिवाइड करोगे आगे तो 98/1000 का मतलब समझ लो 0.98 डिग्री सेल्सियस, 0.098 ये नंबर आंसर। इस तरीके किया जाएगा 0.098 डिग्री सेल्सियस। ओके, होती, इसको सेंटर को सबको याद होना चाहिए। आदर्श गैस की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो आदर्श, जब इंटरनल एनर्जी की बात आई तो इंटरनल एनर्जी में दोनों चीजें होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब काइनेटिक तो जीरो हो गई तो इंटरनल एनर्जी केवल और केवल स्थिति पोटेंशियल जीरो हो गई तो काइनेटिक केवल रहेगी, केवल गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है। आदर्श गैस की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहती है। इसका ए नंबर सही है, काइनेटिक एनर्जी ओनली। आदर्श गैस की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है केवल और केवल गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है। नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैस में 300 केल्विन पर, अच्छा दोनों के लिए 300 केल्विन दे रहा भैया, नाइट्रोजन के लिए भी कह रहा है हीलियम। अच्छा फॉर्मूला देखो, Vrms बराबर होता है अंडररूट गामा RT/m। यह जो ध्वनि की जो चाल होती है गैसों में, गामा RT/m। अब इसका गामा डायटोमिक होगा, इसका गामा मोनोएटॉमिक होगा। ठीक, तो 1+2/f होता है, तो 5/3 हो गया मोनोएटॉमिक के लिए और 7/5 डायटोमिक के लिए, 7/5। तो इसके लिए गामा 1 7/5 और इसका गामा 2 हीलियम गामा ऑफ हीलियम जो होगा वो 5/3 होगा। टेंपरेचर दोनों का 300 केल्विन है, इससे तुम्हें मतलब ही नहीं, क्योंकि तीनों और आर भी गैस कांस्टेंट है, इससे तुम्हें मतलब नहीं। अब m बचा, तो यहां सीधे तुम्हें फॉर्मूला लगाना, V नाइट्रोजन बटे V हीलियम बराबर अंडररूट गामा ऑफ नाइट्रोजन गामा ऑफ हीलियम गुणे m ऑफ, अब m उल्टा चलेगा, m ऑफ हीलियम बटे m ऑफ नाइट्रोजन। बात समझ, m ऑफ हीलियम बटे m ऑफ नाइट्रोजन, m ऑफ हीलियम बटे m ऑफ नाइट्रोजन, ये उल्टा मॉलिक्यूलर वेट। अब वैल्यू रख लो, अगर वैल्यू रखने आ रहे हो तो वैल्यू देखो, वैल्यू कैसे आएगा, वैल्यू रखो
गामा ऑफ नाइट्रोजन अभी हमने बताया गामा ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 7/5 और इसलिए कितना हो जाएगा 5/3 गुणे हीलियम के लिए 4 होता है 0.5 इसका कितना होता है नाइट्रोजन जो 28 7 चौको 28 1/7 आ गया ये होगा 21/25 इसको अंदर रूप सॉल्व कर दो 21/25 क्योंकि पचम 7 का 21 पचम 25 21/25 गुणे 1/7 7 का 21 √3 और 5 बाहर √3/5 √3/5 हमारा सी नंबर आंसर है। हाँ और ये बात है पूरे में रूट नहीं है √3/5 5 पूरा बाहर है ये आंसर होगा। लगाने का तरीका समझो गामा आर का यह होता है गामा और एम क्योंकि आर से मतलब नहीं क्योंकि दोनों चीजों में तीसरे मतलब नहीं दो चीजें पार्टिसिपेट करेंगी दो चीजों का फॉर्मूला बना लिया हमने इस तरीके सॉल्व होता है। अगला देखिए नेक्स्ट धातु में इलेक्ट्रॉन का शांतिकाल अब टाइम पीरियड रिलैक्सेशन टाइम धातु में इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल जो होता है श्रांतिकाल का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो श्रांतिकाल होता है वो टेम्परेचर देखो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अणु की फास्ट हो जाएगी अणुओं की गति बढ़ेगी गति फास्ट और जब फास्ट हो जाएगी तो एक मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी टकराएगा तो बीच का जो टक्कर के बीच का समय होगा तो समय क्या होगा कम हो जाएगा घट जाएगा आंसर कि ताप बढ़ने पर उनके बीच की टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो उनके बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घट जाएगा बी नंबर आंसर। एक प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी पथ में जब हम एसी सर्किट की बात करते हैं एसी सर्किट में क्या क्या है प्रतिरोध है और प्रेरण है। प्रेरण प्रतिघात होता है एक्सएल तो 6 ओम है और प्रतिरोध तुम्हें दे रहा है कितना 8 ओम। अब प्रतिबाधा Z बराबर फॉर्मूला होता है √r² + xl इसका इससे सरल क्वेश्चन कोई नहीं होगा तो 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर ये पूरा पैरामीटर्स के साथ 10 ओम आंसर है ये आंसर। प्रतिबाधा का फॉर्मूला प्रेरण ये होता है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा किसी उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लाभ 1 से कम है ये अभी बताया। उभयनिष्ठ आधार विन्यास कॉमन बेस में जो अल्फा होता है वो ऑलवेज 1 से कम होता है क्योंकि अल्फा जो होता है वो डेल्टा आईसी बटे कॉमन बेस के लिए डेल्टा आई लेते हो और आई हमेशा आईसी से बड़ी होती है आई इज ग्रेटर देन आईसी IE is greater than IC IE is greater than IC बात समझ लो IE is greater than IC कौन सा आंसर है सी नंबर IE या ऐसे लिखोगे ना भाई IC is less than IE greater कर लो ये लिखा हुआ है आपका ये लिखा हुआ है IE का मान बड़ा होता है इसलिए इसे कम होगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजिस्टर की धारा 1 मिली एम्पियर है मतलब बहुत कम जो धारा उसको बेस करंट मानना 1 मिली एम्पियर उत्सर्जक धारा IE देना 90 मिली एम्पियर और हम जानते हैं IE बराबर होता है IB + IC तो 90 मिली एम्पियर में ये 1 मिली एम्पियर हो गए IC का मान तुम्हारा कितना आएगा एक कम करोगे ना IC बराबर 89 मिली एम्पियर आएगी संग्राहक धारा। कलेक्टर करंट जो होगी 89 मिली एम्पियर होगी 89 मिली एम्पियर ये आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? हमने आपको यूजेस ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ाया। अभी जो हम लोग आगे ऐप में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मॉडर्न फिजिक्स हमारी खत्म हो गई इलेक्ट्रॉनिक, जो ये टाइप के क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, उनको बहुत जरूरत है हमारे सिलेबस बैच की। ध्यान दो, सिलेबस बैच में अभी हमने ट्रांजिस्टर और ट्रायोड डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट खत्म किया मॉडर्न फिजिक्स में। एक बार उसकी क्लासेस पढ़ लो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, गारंटी है। ये ध्यान दीजिए। ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य होता है, ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य होता है प्रवर्धक। ये प्रवर्धक के रूप में होता है, एम्पलीफाई करता है। ये इट इज अ एम्पलीफायर। ये प्रवर्धक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसका मुख्य कार्य प्रवर्धीकरण करना, एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई करना, प्रवर्धीकरण करना, इसका मुख्य कार्य। अगला देखिए, ये किसका सिंबल बन रहा है? तो ये यहां से और, लेकिन गोली उल्टी तो नॉर। ये एक्चुअली पहले बता नॉर गेट। ये तुम्हारा नॉर गेट हो गया, फिर नॉर के बाद नॉट हो गया, तो नॉर के बाद नॉट, एक बार तो सीधे बन गया और। बात समझो, नॉर को नॉर गेट था, उसका फिर पलट दोगे तो सीधे और बन जाएगा। नॉर के बाद फिर तुमने नॉट कर दिया, मतलब नॉर जो वैल्यू नॉर की है वो नॉर से पलट करके फिर और बन जाती है। ध्यान देना, तो और गेट का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो नैंड नॉट एक्स और इस तरीके से ये और गेट हो जाएगा, मतलब कि नैंड हो जाएगा इस तरीके से। आज के संयोजन से बनने वाले गेट का नाम क्या है? तो जैसे इससे आपको क्लियर करें, जैसे ये आपका दिया गया है, ये यहां पर भी ध्यान देना, ये जो या तो ये जो गोली है ये उल्टी है, इसकी वजह से और गेट आएगा। जिसको सही करो ये और गेट हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि अगर ये गोली उल्टी यहां लगी है, या तो ये यहां ना लगा होता तो डी था। अगर ये इस तरीके से बना है, तो अगर ये गोली उल्टी लगी, एक्चुअली ध्यान से क्लियर नहीं आ रहा, अगर ये गोली उल्टी है तो ये नॉट है, नॉट का नॉट है तो फिर ये और गेट बनेगा, और अगर ये और था, और के बाद नॉट है तो फिर ये नॉट बन जाएगा। ये ध्यान देना कि ये गोलियां क्लियर बन के नहीं आ रही कैसी है। अगला देखो, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की विभिन्न किरणों में सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? तरंग दैर्घ्य जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम आते हैं तो गामा, उसके बाद एक्स, उसके बाद यूवी, उसके बाद विजिबल, फिर आता है इंफ्रारेड, फिर माइक्रो, फिर रेडियो। तो हमने बार बार ये बात समझाई, ऊपर से नीचे आने में लैम्डा बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो आपसे कह रहा है सबसे कम लैम्डा मिनिमम किसकी है? तो लैम्डा मिनिमम ये गामा रे की होगी, लैम्डा मैक्सिमम किसकी होगी? रेडियो की होगी। अगर गामा ना हो तो फिर एक्स हो जाता है, तो गामा है, बस बात खत्म। मिनिमम की बात कर रहा है तो गामा रे होगी, मिनिमम के लिए आंसर गामा रे का होगा। अगला है 0.2 मीटर लंबा तार 10 गॉस के चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के लंबवत स्थित है। एक बात बार बार समझाई जाती है, तार में लगने वाला बल आईबीएल साइन 90 होगा, साइन थीटा होता तो आई कितना हो गया? 5 एम्पियर। बी कितना है? 10 की घात गॉस। ये गॉस बराबर होगा 10 की घात -4 टेस्ला, 10 × 10 की घात -4 टेस्ला, क्योंकि टेस्ला में रखना पड़ेगा, गॉस को चेंज किया हमने। आईबीएल साइन थीटा, एल हो गया 0.2, साइन 90 का मान 1, तो यहाँ 5 गुणे 10 की घात -3 गुणे 0.2, आदमी 10, 1 × 10 की घात -3 न्यूटन, 10 to the power -3 न्यूटन आंसर। ये कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी रहेंगे, ये बात बार बार मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपने जितने क्वेश्चन पढ़े कि आपको याद है, ये भी हमें चेक करना है। तो अगर पिछले क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो तो फिर आपको एक बार एसटी को रिलीज करने की जरूरत है। अगला देखिए, एल लंबाई की एक रस्सी है, नियत बल F द्वारा खींचा जा रहा है। एल लंबाई की रस्सी है, ध्यान देना, यहां पर मैं एक बात बताने जा रहा हूं, एल लंबाई की रस्सी है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। बल लगाने वाले बिंदु से x दूरी पर रस्सी में तनाव, यहां से मान लो यहां से फोर्स लगाया गया, फोर्स, तो कह रहा है बल लगाने वाले बिंदु से यहां से, इसका मतलब हुआ कि इस जगह से x दूरी पे आ जाओ, इस जगह, यहां ये x हो गई, तो बची कितनी? ये कितनी बची? L - x। तो इस वाले बिंदु पर तनाव का मान, यहां तनाव निकालना है। हमने आपको कहा था तनाव का मान कैसे निकाला जाता है, अगर दोनों तरफ F बल है तो सीधे एक F आता है, लेकिन तब भी हम अगर अलग अलग बल नहीं है तो फिर तनाव कैसे निकालना है, ये हम फॉर्मूला आपको सिखा रहे हैं। T बराबर याद रखना है,
h दूरी पे निकालना है। h दूरी पर तनाव, तो यहां से जब आप इसको ब्रेक करोगे, ठीक, तो f, और अगर इधर से निकाल लो यहां से, तो यह लिखी जाएगी f ब्रैकेट में l माइनस x बटे, इधर से x दूरी में निकालना है तो f, क्योंकि यहां f l माइनस x बटे l, f l माइनस x बटे l, इसका बी नंबर आंसर होगा। और अगर इस सिरे से निकालना होता, इस सिरे से निकालना होता, बात इस सिरे से, इस वाले सिरे से निकालते तो क्या करते, इस वाले सिरे से निकालना होता तो होता इधर जब फोर्स लग रहा होता उसके अकॉर्डिंग है ये फॉर्मूला, जिससे निकालो उसे अगेंस्ट वाली लेते। अब ऐसा क्यों किया, तो इसको एक्चुअली मास के रूप में निकाल सकते हो, तनाव, तनाव का अगर हम वेट के रूप में मान ले इसका मास कैपिटल एम है, तो इसका मास कितना होगा, तो पहले तो इनटू एम, और इसका मास होगा x बाई एल, x पूरी 1 मीटर का, मतलब l का इतना है, a का कितना है m बटे l, x का कितना ये हो गया। तो मास के रूप में, अब ये मास के रूप में ब्रेक हो गया, हम इसका मूवमेंट बता रहे हैं। अगर हम इसको एक ब्लॉक मानते तो ब्लॉक हमने ऐसे तोड़ना सिखाया, तो तनाव हमने तोड़ना सिखाया कि आप बीच तोड़ दो, जो फोर्स लिया वाला नहीं लेना होता, कभी भी मास वाला नहीं लेते जिसको फोर्स लगाई, हमने आपको ब्लॉक सिस्टम समझाया था, तो आप हमेशा अगेंस्ट वाला लेते थे। तो आपको कैसा लेना होता था, m की जगह पे, मतलब क्या m, मतलब आपको वो वाला m लेना होता, तो आप ये लेते थे m l माइनस x बटे l इंटू m बटे टोटल मास कैपिटल M गुणे f, ये करते थे आप, m से m यहाँ कट जाएगा, l माइनस x बटे l इंटू f, l माइनस x बटे l इंटू f, ये आंसर आ गया। तो ये हम इसको मास के रूप में ब्रेक करके करते हैं। अगर रस्सी में मास है तो उसके हिसाब से निकाला जाता है, तो इस फॉर्मूले को रख लो कि जिस बल सिरे से निकालें तो उसके अगेंस्ट वाली लेंथ लेनी होगी, उसके अगेंस्ट वाली लेंथ बटे टोटल लेंथ इंटू f, लेंथ वाले में ऐसा सॉल्व होगा। अगर इस सिरे से निकालते, अगर फोर्स इस तरफ लगा होता, इस सिरे से निकालते तो इधर वाली लेंथ x बटे l कर देते, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या होगा ये देखते हैं हम। एक वस्तु अचर चाल, स्पीड कांस्टेंट, अचर चाल का मतलब होता है स्पीड कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वृत्त, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आएगा तो जितनी भी स्केलर क्वांटिटी होती है वो सब कांस्टेंट, स्केलर क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सबके कांस्टेंट आते हैं, केवल वेक्टर, ओनली वेक्टर क्वांटिटी चेंज होती है। वेक्टर क्वांटिटी में आता है आपका वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, ये सब वेक्टर में आते हैं। तो यहां पे कह रहा है इसका कोई कार्य नहीं किया गया। हाँ, और स्केलर क्वांटिटी में आपके आते हैं वर्क, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, ये सब, तो ये सब जीरो हो जाते हैं, चेंज ही नहीं होते। तो वर्क, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी जीरो या चेंज नहीं होते हैं। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आती है, तो वर्क हमेशा जीरो आ जाता है, ये ध्यान देना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन का मान हमेशा जीरो आता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन हमेशा जीरो आता है, इसका ए नंबर सही है, नो वर्क इज डन। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो एक समान गति में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वर्क डन जीरो होता है। और अचर चाल से हमको क्लियर हो रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अचर चाल का मतलब ही हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब मान लीजिए वस्तु एक समान कोणीय वेग से गति पथ पर घूम रही है, एक समान कोणीय वेग, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, और वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक समान कोणीय वेग है, तो वो हो जाएगा एक समान कोणीय वेग होने का मतलब ही हो गया कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि अगर ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट का मतलब टाइम पीरियड कांस्टेंट, और टाइम पीरियड कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, अभी बताया। वेलोसिटी वाला तो डायरेक्शन चेंज होने से चेंज हो जाएगी, ये केवल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज हो मतलब कांस्टेंट हो सकती है। ये क्यों कांस्टेंट नहीं, क्योंकि इनमें दिशा है, और दिशा लगातार बदलेगी, ये भी दिशा पे बेस्ड है, ये भी दिशा पे बेस्ड है, इनकी दिशाएं बदलने के कारण बदलेगा। गतिज ऊर्जा में कोई दिशा नहीं, गतिज ऊर्जा कांस्टेंट रहेगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ? इसका आंसर हमारा हुआ डी नंबर, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक ही पदार्थ के दो तार है, शुरू में ही साफ साफ कह दिया एक ही पदार्थ के दो तार, एक ही पदार्थ के दो तार, बार बार सुना गया, कभी भी प्रश्न था तो क्वेश्चन हो सेम मटेरियल आ जाए। सेम मटेरियल का मतलब ही हो जाता है कि y कांस्टेंट, मतलब अगर आप y बराबर फॉर्मूला लेके चले mg कैपिटल L पाई r स्क्वायर डेल्टा L, तो y हटा दो। अब क्या है, दो तार है, a और b की लंबाइयों का अनुपात, लेंथ ऑफ a बटे लेंथ ऑफ b बराबर 1:2, मतलब लेंथ रहेगी, व्यासों का अनुपात मतलब रेडियस, व्यास मतलब रेडियस, तो ra अनुपात rb बराबर सीधे होगा 2:a। समान बल भी बोल दिया गया, देखो सेम फोर्स, जब सेम फोर्स और सेम मटेरियल हो जाए, ये हमने आपको बताया सेम फोर्स सेम मटेरियल, सेम फोर्स और सेम mg भी हट गया, तो अब तुम्हारा जो पाई भी हट गया, तो यहां से जब भी तुम्हारा सेम फोर्स सेम मटेरियल का क्वेश्चन हो जाए तो डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L बटे R स्क्वायर होता है, L बटे R स्क्वायर, ये तो होता है, क्योंकि आप डेल्टा L को इधर ले आओ, ये तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, ये कौन है L बटे R स्क्वायर बचा, बस यहाँ पे दो चीजें बची, तो डेल्टा L1 बटे डेल्टा L2 बराबर L1 बटे L2 गुणे R2 बटे R1 का होल स्क्वायर, तो L1 बटे L2 का अनुपात तो सीधे सीधे 1:2 दे रहा है, और R2 बटे R1 जब पलटा दोगे तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका अनुपात 1:8 आ जाएगा, पहले भी डिस्कस हुआ है। सी नंबर, सेम फोर्स सेम मटेरियल का मतलब क्या होता है ये समझ लो, सेम फोर्स सेम मटेरियल मतलब कि डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L बटे R स्क्वायर, ये तब है जब सेम फोर्स हो सेम मटेरियल हो, तो लंबाई में होने वाली वृद्धि जो होती है डेल्टा L, वो प्रारंभिक लंबाई और त्रिज्या L बटे R स्क्वायर पे डिपेंड करती है, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन गया। अगला क्वेश्चन, कुछ अभी हुक का नियम, हुक का नियम देखो बेटा, हुक का नियम क्या होता है, हुक्स लॉ, जो हुक्स लॉ होता है वो बताता है प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति, लेकिन ये नियम किसकी परिभाषा देता है, नियम ये देता है, नियम ये प्रतिरोध की परिभाषा, जैसे ओम का नियम प्रतिरोध की परिभाषित करता है, वैसे प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक, तो ये जो कहता है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात सदैव नियतांक होता है, इसकी पूरी डिफिनेशन अगर हुक का नियम पढ़ो तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, उस नियतांक को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, तो जब डिफिनेशन ये कहते हैं तो उस चीज को परिभाषित कर रहा है, तो हुक का नियम यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को परिभाषित कर रहा है, ये ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को परिभाषित करता है, प्रत्यास्थता गुणांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को परिभाषित कर रहा है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यास्था सीमा के भीतर, हुक का नियम ये कहता है कि प्रत्यास्था सीमा के भीतर प्रतिबल और विकृति का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है जो कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे हुक का नियम जो है वो हमारे प्रत्यास्था गुणांक को परिभाषित कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्रांतिक ताप पर, जैसे हमसे ये कहा गया क्रांतिक ताप पर क्या होगा, क्रांतिक ताप पर द्रव का प्रस्तनाव शून्य होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रांतिक ताप पर जब आपकी क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जब कोई प्रश्न ही नहीं बचता, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो धारा रेखीय प्रवाह होता है वो कन्वर्ट होता है विक्षुब्ध में, तो इस समय पृष्ठ टूटना स्टार्ट होता है, ये जो पृष्ठ होता है ये ऐसे टूट रहा होता है, तो जब पृष्ठ ही नहीं रहेगा तो काहे का पृष्ठ तनाव, कोई तनाव नहीं है, जब आपके तो आज से मैं फ्री हूं, बिल्कुल भी पृष्ठ तनाव जीरो, सरफेस टेंशन जीरो हो जाए तो समझो कि पृष्ठ टूट रहा है, विक्षुब्ध में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्रांतिक ताप पे द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य होगा, ये नंबर 0 आंसर। अगला देखिए नेक्स्ट, एक गेंद को 50 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, ये क्वेश्चन करवाया जा चुका है, 50 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिरा रहे हैं, पहली गेंद फर्स्ट गेंद, और यहां पर देखो दूसरी गेंद, तो कह रहा पहले गेंद के गिराए जाने के 2 सेकंड बाद, जो 2 सेकंड का अंतर है मतलब इनके बीच में 1 सेकंड बाद, मतलब कि अगर ये 10 मिनट में गिराई गई तो ये 10 मिनट 1 सेकंड में गिराई गई, पता कितनी देर बाद किया गया है, दूसरी गेंद के गिराए जाने के 2 सेकंड बाद, जो पता किया गया वो यहां से 2 सेकंड बाद, तो यहां से 2 सेकंड बाद मतलब 10:03 सेकंड,
3 सेकंड। तो ये जो 3 सेकंड के हिसाब से पता करने निकलोगे तो 1 से 2 में 2 सेकंड का अंतर मिल पाया, और यहां से जब अंतर देखा गया तो 3 सेकंड के मिला, मतलब ये आगे चल रही है, ये 3 सेकंड की दूरी चल गया होगा, ये 2 सेकंड की दूरी चल पाई है। अच्छा, u बराबर 0 यहां भी था क्योंकि दोनों छोड़ी गई है, गिराया जाता फेंका किसी को नहीं, दूसरी गेंद को भी गिराया गया है, तो दोनों भी फ्री फॉल है, दोनों फ्री फॉल है, दोनों के लिए u का मान 0 है। तो ये जो गैप आ रहा गैप, इस गैप का आंसर होगा ये, अगर h1 मान लो, ये h2 मान लो, सीधे h1 माइनस h2, h1 में u 0 है तो सीधे हाफ g t1 स्क्वायर माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। ओके, बस सीधे अप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। हाफ g कॉमन ले लो, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, हाफ जी को कॉमन लिया, t1 स्क्वायर, हाफ जी का मतलब हो गया हाफ गुणे जी का मान, लो 10 ले लोगे तो 25 आ जाएगा, 9.8 तो 24 आएगा, t1 माने 9, t2 माने 4, लगभग ये तुम्हारा, अगर इसको 10 मानो 25, लगभग 24.5 मीटर आंसर आएगा। ठीक, ये आंसर हो गया। अगला देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखो, नेक्स्ट, शाम नेट के लिए खगोली, ये बार बार क्वेश्चन आता है, शाम रिलैक्स आएगा, इसको अगर आप गलत हो सकता है तुम्हारे पेपर में आना, इसलिए बार बार यहाँ भी आ रहा है। रिलैक्स आई के लिए टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है वो m बराबर FO/FE होता है। अब यहाँ एक दो चीज और डिस्कस करते हैं। FO/FE से अगर आपको m ज्यादा लेना है, टेलीस्कोप के लिए m को ज्यादा करना है तो FO ज्यादा लेना पड़ेगा, FE कम लेना पड़ेगा। ओके, याद रखना, नेत्रिका की पढ़ाओगे तो कम हो जाएगी और दर्शक पढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, अगर आपको m ज्यादा लेना है तो। ठीक, तो ये हो गया। अगला देखो, दिए गए चित्र, ये चित्र दे रहा है, इसमें अगर आप ये देखोगे कि हमें नेट रेशियो निकालना है, तो जो धारा इसमें जाएगी I1 I2, अब I2 डैश I2 डबल डैश, ये I1 गई थी, ये यहाँ पे मिल गई, ये दोनों मिलकर के यहाँ I1 प्लस I2 डैश प्लस I2 डबल डैश, ये तीनों मिल गए I बार, जो इसमें जा रही वो इसमें नहीं जा रही, जो इसमें जा रही वो इसमें, तीनों पैरेलल होगा, तीनों में डिफरेंट धारा, या तीनों किसी भी तरीके से सीरीज में बढ़ते रहे तो तीनों पैरेलल हो गए, तो सीधे r/3, क्योंकि n r ओम के n प्रतिरोध समांतर का मतलब ये होता है सीधे r/n, तो यहाँ 3 r ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम होगा तो r/3, या आप ऐसे कर सकते हो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो भी आपका नेट रेजिस्टेंस जो आएगा, नेट रेजिस्टेंस आएगा 3/r, तो सीधा करोगे r नेट बराबर r/3 आंसर। ओके, अगला, किसी माध्यम के लिए क्रमिक वाले वही क्रांतिक कोण, ये भी आपको बताया गया था, क्रिटिकल एंगल उस दिन बताया गया था, बार बार समझा, क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है, अब कोण निकालना है, n बराबर 1/sin c, 1/sin 60, sin 60 मान √3/2, 2/√3 आंसर, 2/√3, ये जो है ये ऑप्शन गलत लिख दिया है, 2/√3 मतलब 2/√3 ये बार बार समझाया है, इसको गलत ऑप्शन से। ओके, ये हमारे 25 एसटी के क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चंस रिपीट करते हैं क्योंकि हमको बस ये चेक करना है कि 25 एसटी पढ़ लो कि नहीं पढ़ लो। ओके, इसलिए चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, या बीएसटी में एसटी नंबर 32 में मिलते हैं। और एक बात ये कि हमारी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो रही है, जिसको रजिस्ट्रेशन कराना हो 15 तारीख तक ही खुला हुआ है, 15 तारीख तक और रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। 50 स्टूडेंट्स से बैच स्टार्ट होगा कम से कम, जिसमें हमारे 30+ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, बहुत कम रजिस्ट्रेशन बचे हैं, तो चाहे सिलेबस बैच पढ़ लो, चाहे आप
प्रैक्टिस बैच पढ़ लो, अगर ऑफलाइन बैच कराना हो तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, सीट बुक करा लीजिए अपनी, ओके। क्योंकि आगे भी ना सोचिए, आगे भी मान लीजिए 1 महीने के बाद वो तो रजिस्ट्रेशन 3-3 4-4 महीने बैच चल रही, उसमें भी अगर लिमिट नहीं बढ़ पाई तो एडमिशन हो नहीं पाएगा आगे भी। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, आप पूरी सीट बुक करा लीजिए, ओके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।